लो एंटीरियर रिसेक्शन सिंड्रोम, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। So definition: constellation of symptoms that include increased stool frequency, bowel fragmentation, fecal urgency and incontinence। तो ये तो एक साथ आ गए, fecal urgency and incontinence, मतलब bowel habits change होगी, मे बी increased मे बी decreased। bowel fragmentation is within short time period, जैसे 1 hour में 2-3 times जाना पड़ रहा हो ऐसे, तो bowel fragmentation and frequency बढ़ जाएगी। ओके, इट सीरियसली इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इंसिडेंस इज 25 to 50% वर्स आफ्टर NACRT और इंटरस्पिंक्टर रिसेक्शन। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, फूड अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी, अनफॉर्म्ड स्टूल, क्लस्टरिंग और गैस इनकॉन्टिनेंस। क्लस्टरिंग वही शॉर्ट इंटरवल में अगर बार बार फ्रीक्वेंसी आ रही है तो क्लस्टरिंग। फिर इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो कल आर्टिकल भेजा था मैंने, तो पैथोफिजियोलॉजी में ये बोलते हैं 3 फैक्टर मैन है। एक तो कोलोनिक डिसमोबिलिटी, दूसरा जो नया रिजर्वर बनाया है उसका डिसफंक्शन, नियोरेक्टल रिजर्वर डिसफंक्शन, एंड थर्ड इज एनल स्फिंक्टर डिसफंक्शन। ये 3 ही पैथोफिजियोलॉजी में मैन रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कोलोनिक डिसमोबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जब अपन डिसेक्शन करते हैं तो अपन नर्व वगैरह डैमेज हो जाती है अपनी, जितना भी अपन पार्ट डिसेक्ट करके मोबिलाइज करके लाते हैं उसमें नर्व डैमेज हो जाते हैं, तो उसके प्रोक्सिमल तो नर्व का जो फंक्शन है वो ज्यादा रहेगा और डिस्टल में कुछ रहेगा ही नहीं, तो उससे अल्टर्ड हो जाता है पूरा मैकेनिज्म, तो ये डिसमोबिलिटी हो जाती है। इंक्रीज्ड प्रोक्सिमल कोलोनिक मोटिलिटी, बिकॉज वहां तो नर्व ठीक है, कपल्ड विद लैक ऑफ डिस्टल रेक्टल इनहिबिशन, वहां पे गड़बड़ होगी ड्यू टू द डिनर्वेशन of the sigmoid or descending colon during surgery, leading to increased colonic motility. In comparison to normal persons, patients with LARS have a shorter colonic transit time, क्योंकि proximal का बढ़ा हुआ है और distal में गड़बड़ है, मतलब altered mobility है, तो ये टाइम कम हो जाता है, shorter transit time हो जाता है, and greater increase in the neorectal pressure after a meal। ठीक है। Furthermore, lack of negative feedback signals from the rectum and rectosigmoid junction, which normally represent distal control center of regulation of bowel transit, ये भी गड़बड़ हो जाता है because of nerve damage। So इन सब की वजह से समरी ये हो जाएगी कि bowel activity without a break and exacerbates the symptoms। प्रोक्सिमल जो नर्व रहेंगी वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाएंगी, डिस्टल वाली काम नहीं करेंगी ढंग से, तो यहाँ बड़ी भी मोटिलिटी, यहाँ कम, ऐसे डिसमोबिलिटी हो जाएगी। तो ये एक रीजन है कोलोनिक डिसमोबिलिटी। सेकंड इज नियो रिजर्वर डिसफंक्शन, नियोरेक्टल जो रिजर्वर बना रहे हैं उसका डिसफंक्शन। सो इट रेफर्स टू एनी डिनर्वेशन एंड रिडक्शन इन द फंक्शनल कैपेसिटी। तो 2 कारण, एक तो डिनर्वेशन हो ही रहा है, सेकंड इज उसमें जो अपन बना रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी कितनी है, तो वो अगर डेफिनेटली कम तो होने वाली है, तो वो रिडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से डिसफंक्शन हो जाता है। The neurectum may be denervated by surgery or pelvic radiotherapy, hence it is hyposensitive to mechanical and thermal stimuli। ठीक है। There is evidence that the risk of LARs is greater after TME in comparison to partial mesorectal excision जो अपन पढ़ते थे, या ट्यूमर एडजस्टेड जो अपन पढ़ते थे, ट्यूमर एडजस्टेड मेसोरेक्टल एक्सिजन, या पार्शियल बोल दो, पार्शियल मेसोरेक्टल एक्सिजन, तो उसके कंपैरिजन में टोटल में ज्यादा, क्योंकि टोटल में नर्व डैमेज ज्यादा होगा। Besides denervation, reduction in the neurectal capacity and compliance leads to more dysfunction. After rectal surgery, smaller volumes of fecal material are sufficient to induce contraction or spasm of the neurectum, which can cause symptoms such as urgency, swelling and multiple evacuations। अर्जेंसी उसकी वजह से हो सकता है, सोइलिंग एंड क्लस्टरिंग जिसको अपन बोल रहे थे, क्लस्टरिंग हो सकता है उसकी वजह से। तो 2 रीजन हो गए, कोलोनिक डिसमोबिलिटी, सेकंड इज नियोरेक्टल रिजर्वायर डिसफंक्शन, थर्ड बचता है एनल स्फिंक्टर डिसफंक्शन। तो ये सर्जरी के टाइम जो डैमेज हो जाता है, स्पेशली ISR में या अल्ट्रा लो में, तो उसकी वजह से इट में अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेक्टल सर्जरी और प्री ऑपरेटिव थेरेपी और आरटी की वजह से भी। ठीक है, ये कुछ स्टडी कोड की है, तो करनी पड़ेंगे। ISR can affect sphincter functions leading to variable degree of fecal incontinence, urgency, soiling, especially due to
एक्सीजन ऑफ द एनल ट्रांजिशन जोन, क्योंकि ये ISR में अपने को निकालना पड़ेगा, तो इसकी वजह से स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा बेसिकली. On long-term follow-ups, carrying of internal anal sphincter or fibrosis of the pudendal nerve has been reported after radiotherapy, leading to decrease in the mean resting squeeze anal pressures. ठीक है. Rectoanal inhibitory reflex is affected by surgery or radiotherapy because of autonomic nerve injury, which may result in reduction in anal resting pressure and fecal swelling. तो 3 रीजन हो गए. पहला है कोलोनिक डिसमोबिलिटी. इसमें क्या होगा कि अपन जहां सर्जरी करके मोबिलाइज करेंगे वहां नर्व डैमेज हो जाएगा, तो उसके प्रोक्सिमल नर्व इंटैक्ट है, उधर हाइपर मोटिलिटी हो जाएगी, आगे मोटिलिटी कम लगी, जितनी भी जैसा डिनर्वेशन नहीं कुछ कुछ बनेगा उस हिसाब से डिसमोबिलिटी हो जाएगी, इधर ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा. ठीक है. तो ये कोलोनिक डिसमोबिलिटी जो है वो यहाँ पे जो रेक्टोसिग्मोइड और ये जो काम कर रहे थे कंट्रोल का, वो कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से LARs के सिम्टम आ जाते हैं. एक तरह से ब्रेक फेल हो गया ऐसे मान लो. ठीक है. दूसरा आ गया न्यूरेक्टल रिजर्वायर डिस्फंक्शन. तो न्यूरेक्टल रिजर्वायर में भी दो हैं, एक तो डीनर्वेशन हो गया, सेकंड इज इसका वॉल्यूम ही कम होगा, फंक्शनल कैपेसिटी कम होगी. तो इन दोनों की वजह से इसमें जल्दी सेंसेशन आएगा कि इवैक्यूएट करना है, तो बार बार मोबिलिटी बार बार इवैक्यूएट करेगा पेशेंट. ठीक है. थर्ड इज एनल स्फिंक्टर डिसफंक्शन. तो ये सर्जरी का और RT दोनों का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. स्फिंक्टर डैमेज, स्फिंक्टर फाइब्रोसिस या पुडेंडल नर्व फाइब्रोसिस रिलेटेड टू RT, और सर्जरी में तो डायरेक्ट डैमेज एंड ATZ जो निकालते हैं एनल ट्रांजिशन जोन, ये सब मिलके स्फिंक्टर डिसफंक्शन कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से LARS हो जाएगा. तो यही सब इटियोपैथोजेनेसिस में लिखना है अपने को. कोलोनिक डिसमोबिलिटी, डिक्रीज्ड सेंसिबिलिटी, disappearance of rectoanal inhibitory reflex, rare, reduction of tone, damage to pelvic nerves and damage to internal anal sphincter. ये सारे हो गए इटियोपैथोजेनेसिस. फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्वेश्चनर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस. क्वेश्चनर्स रहते हैं अलग अलग, MSKCC, लार्स क्वेश्चनर, FI, फीकल इनकॉन्टिनेंस स्कोर ऐसा. और इन्वेस्टिगेशन तो अपने को पता है, एनल मैनोमेट्री, ERUS और डेफेकोग्राफी. ये सब करके अपन डायग्नोस करेंगे. तो LAR स्कोर क्या होता है? क्वेश्चनर के बेस पे रहता है. ऐसे डू यू एवर हैव ओकेजन व्हेन यू कांट कंट्रोल योर फ्लैटर्स, देन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ लिक्विड स्टूल, ऐसे करके क्वेश्चनर रहता है और सबके पॉइंट दिए हुए इधर. ठीक है. तो इसमें ये देख लेते हैं. अगर एटलीस्ट 1 पर वीक है तो 7 पॉइंट्स है, और दूसरा एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ लिक्विड स्टूल में अगर 1 पर वीक है तो 3 है. और हाउ ऑफन डू यू ओपन योर बाउल्स, तो इसमें अगर लेस देन वंस पर डे मतलब 24 आवर्स में तो 5 पॉइंट है. डू यू एवर हैव टू ओपन योर बाउल्स अगेन विद इन 1 आवर, मतलब क्लस्टरिंग का पूछने के लिए, तो इसमें भी मैक्सिमम मतलब इतना याद करना मुझे तो लगा नहीं हो पाएगा. जस्ट इतना लिख सकते हैं कि क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर के बेस पे पॉइंट देते हैं, और 30 या इससे अबव होएगा तो मेजर है, और 30 से कम है तो माइनर है. ठीक है. और 0 से 20 में कोई नहीं है. 0 से 20 इज नॉर्मल. ठीक है. 20 to 30 इज माइनर, और 30 to मोर देन 30 बोल दो तो मेजर है. मतलब 20, 30, 30 इधर आएगा, मोर देन 30 तो बीच का ये 20 to 30, ये मेजर, ये माइनर और ये नॉर्मल. ये हो गया डायग्नोसिस अपना. डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो माइनर मतलब 20 to 30, मेजर मोर देन 30. तो माइनर में क्या करेंगे अपन? जैसे डायरिया, जो सिम्टम होगा उसको ट्रीट कर देंगे. डायरिया लोपेरामाइड दे देंगे, अर्जेंसी है तो SSRI दे देंगे, ब्लोटिंग है तो एंटीबायोटिक दे देंगे. मे बी इसका रीजन देते हैं कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, तो एंटीबायोटिक चैलेंज कोर्स दे के देखेंगे. फिकल सोइलेज है तो एनल बल्किंग एजेंट दे देंगे. अगर मेजर है तो इसमें मल्टीमोडिलिटी आ जाएगा. ट्रांस एनल इरिगेशन होता है, जो जैसे इसका भी 2 टाइप है, हाई फ्लो एंड लो फ्लो ऐसा करके कुछ था. तो एक में कम अमाउंट देंगे, इरिगेशन देंगे, तो जो पाउच रहेगा वो क्लीन हो जाएगा, जितना भी उसमें कंटेंट है सब बाहर, तो फिर वापस हो गए. जब है ही नहीं अंदर बचा हुआ फिकल मटेरियल तो बार बार फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी.
ऐसे करके इरिगेशन देते हैं। पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह है, कीगल और वो सब, तो वो एक्सरसाइज से भी फायदा होता है। देन सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन, इसके भी बेनिफिट है। तो अभी लेवल 1 एविडेंस किसी का भी नहीं है, पर सब ट्राई करते हैं, कुछ का किसी में फायदा है, किसी में कुछ का है। ट्रीटमेंट समरी हो गया अपना, डाइटरी चेंज करना है, फाइबर डाइट देना है, एंटी मोटिलिटी एजेंट अगर डायरिया है तो, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बायोफीडबैक एंड सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन। नाउ ऐसे कौन से टेक्निक्स है जिससे अपन कम कर सकते हैं लोअर एंटीरियर सेक्शन सिंड्रोम को? तो इसमें बेस्ट तो यही है कि अपन जे पाउच बना दें, कोलोनिक जे पाउच, एनएल एनास्टोमोसिस प्रेफर्ड है। पर अगर स्पेस कम हो या कोई इश्यू हो बाउल का और नहीं बन पा रहा है, तो अपने को ट्राई करना है कि इनमें से कुछ कर लें, साइड टू एंड और ट्रांसवर्स कोलोप्लास्टी पाउच में, ठीक है। नहीं ये भी नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन तो फिर स्ट्रेट जो करते हैं वही है। स्ट्रेट भी नहीं करते, वैसे अपन साइड ही करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है, अगर बाउल लेंथ का इश्यू है तो स्ट्रेट कोलो एनएल कर दो, ठीक है। तो इसमें से लीक रेट का रिस्क सबसे ज्यादा इसका है, ट्रांसवर्स कोलोप्लास्टी का, प्रेफर्ड है जे पाउच, ठीक है। बस इतना ही था। उसके हिसाब से या तो सिंगल लीजन हो वेरी अर्ली स्टेज में लेस देन 2 सेंटीमीटर, जो पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं है वो, या फिर वेरी अर्ली स्टेज के अलावा अर्ली स्टेज में सिंगल या फिर लेस देन 3 नोड्यूल्स लेस देन 3 सेंटीमीटर्स इन साइज, जिनका पोर्टल प्रेशर बढ़ा हुआ हो एंड दे आर नॉट फिट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो या तो आप सिंगल लीजन जिसका आप सर्जरी नहीं कर सकते हो उसको आप अब्लेट कर दो, या फिर जो पेशेंट को आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ब्रिज करना चाह रहे हो, जो अभी फिट नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए, यू वांट टू ब्रिज इट, उसको अब्लेट कर दो। यही दो इंडिकेशंस है हमारे पास, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होंगे? जो एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एक्टिव इन्फेक्शन किसी को है, ट्यूमर अबटिंग अ मेजर हेपेटिक डक्ट, लिवर डिकम्पेंसेशन, ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। रिलेटिव क्या है? लीशंस 5 सेंटीमीटर से ऊपर, बट ये रिलेटिव है क्यों? क्योंकि आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, मोर देन 1 लीजन, जैसे आपने टेस्ट प्लस RFA कर सकते हो. So more bigger lesions, you can do combination of more than one kind of therapy. More than 4 lesions also, you can do combination of more than one kind of therapy. Severe pulmonary or cardiac disease और refractory coagulopathy, ये भी relative इसलिए है क्योंकि आप for the timing depending on क्या parameters हैं, आप उनको correct करके फिर उस time के लिए RFA कर सकते हो. ठीक है, ये था. अगर आपको कुछ पेपर्स अगर कोट करने हो तो उसके लिए देयर वर 4 ट्रायल्स, चेन, हुआंग, फेंग एंड फैंग. ठीक है, तो आप जैसे देखोगे ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन सिंगल लीजन्स, या फिर कुछ लोगों ने मल्टीफोकल लिया है अप टू 2 नोड्यूल्स लेस देन 4 सेंटीमीटर. तो सिंगल लीजन हो तब भी सर्जरी का हायर सर्वाइवल रेट रहता है एज कंपेयर टू RFA. और जैसे जैसे नंबर ऑफ लीजन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सर्वाइवल कम होता जाता है. तो बेसिकली हम सर्जरी ही करना चाहते हैं, बट जिनमें सर्जरी नहीं कर पाते उनमें अब्लेशन कर. तो हमारे पास अब्लेटिव टेक्निक्स में मोटा मोटा 3 है, कुछ नए एडवांसेस भी आए हैं जैसे लेजर और हाइफू. ठीक है, तो मोटा मोटा 3 है. एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एक है माइक्रोवेव एब्लेशन, एक है क्रायो एब्लेशन. रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में ये लोग प्रोब लगाएंगे, प्रोब की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड दैट कॉजेज एब्लेशन. माइक्रोवेव एब्लेशन में द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स वो एजिटेट होते हैं, बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं. That agitating water molecules cause increase in temperature and that cause ablation. Cryo में क्या है? Cryo में there is decrease in temperature and that causes ablation. ठीक है, so यही नीचे लिखा हुआ है कि RFA में alternating radio frequency energy causes friction that causes increase in temperature. Microwave में there is surrounding water molecules that undergo agitation and increase in temperature. And cryo में लोअरिंग होती है दैट कॉजेज ट्यूमर नेक्रोसिस. ठीक है, फिर इसमें 3 तरीका पूरा वो स्ट्रक्चर दिया है कि प्री ऑप क्या देखना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या देखना है, पोस्ट ऑप
कब देखना है, फॉलो अप कैसे करना है। तो पेशेंट सिलेक्शन क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। जिसके आप सर्जिकल स्ट्रैटेजी के लिए नहीं ले सकते उनको हम लेंगे। सो लोकल एब्लेशन किसके लिए करते हैं, क्यूरेटिव non-surgical strategy for early treatment, early stage HCCs in patients who have a preserved general condition, no vascular invasion, no extrahepatic liver metastasis। ये ऊपर हमने absolute indications में पढ़ा था। ठीक है, तो ये easier to perform है, shorter hospital stay है, tumor necrosis induce करता है, normal liver maintain करता है। So it is non-surgical strategy for HCC जब आप सर्जरी नहीं कर सकते तब। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है, ये हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर है, तो उसमें आर्टिफिशियल असाइटिस या आर्टिफिशियल प्लूरल इफ्यूजन इंड्यूस करके सलाइन डाल के दोनों चीजों के बीच में स्पेस क्रिएट करके अब्लेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये आर्टिफिशियल असाइटिस भी इंड्यूस करके नहीं सेफ्टी मार्जिन प्रिजर्व कर पा रहे तो मत करो। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, सो लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज हमारा आइडियल कैंडिडेट है। ठीक है, मल्टीफोकल 3 ट्यूमर्स अप टू 3 सेंटीमीटर इन साइज भी कर सकते हैं, ये हमने ऊपर बीसीएलसी में पढ़ा। ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस किसका होगा, जिसकी डिस्पाइट दिस लेट्स से अगर 3 सेंटीमीटर साइज है उसका, ठीक है, आपके साइज क्राइटेरिया में आ रहा है, उसके आगे भी कुछ एंसिलरी फाइंडिंग्स है जो कि उस ट्यूमर के पुअर प्रोग्नोसिस को डिफाइन करती हैं। जैसे कि क्या, अगर वो 3 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है बट द ट्यूमर हैज इरेगुलर ट्यूमर मार्जिन्स विद पेरीट्यूमोरल आर्टेरियल एनहांसमेंट। ठीक है, तो उस पेशेंट का मोस्टली खराब ही होगा, कि हो सकता है ही माइट नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, सो ये कुछ लोकेशन, ओह गॉड, ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें कॉशन करना चाहिए, विद कॉशन हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो ऊपर से शुरू करेंगे तो सब कार्डियक सबफ्रेनिक एरिया, लेफ्ट लिवर टिप क्योंकि वो स्टमक के पास है, पेरीहाइलर रीजन क्योंकि वो वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स के पास है, जीबी फोसा, राइट लिवर टिप, तो दोनों लिवर टिप, जीबी फोसा, पेरीहाइलर, सब कार्डियक एंड सबफ्रेनिक रीजन्स, ये सब केयरफुल लोकेशंस पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन थेरेपी किसमें यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी हम यूज कर सकते हैं कि अब्लेशन के साथ एक और मेथड यूज कर लिया, जिससे क्या हुआ, मोर देन 3 सेंटीमीटर का सिंगल लीजन भी हम टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हम टेस को यूज कर सकते हैं या ईबीआरटी यूज कर सकते हैं अलोंग विद द एब्लेटिव प्रोसीजर्स, कि हमने टेस के साथ लेट्स से ईबीआरटी कर दिया या फिर टेस विद आरएफए कर दिया, उससे हम 3 सेंटीमीटर से बड़ा लीजन भी टैकल कर सकते हैं। बट अगर आप बाय गाइडलाइंस जाओ तो सिंगल लीजन लेस देन 3 सेंटीमीटर और मल्टीपल लीजन लेस देन 3 लीजन्स लेस देन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे इंडिकेशंस हो गए। नाउ प्री ट्रीटमेंट कैसे जाएंगे, हमेशा वी प्रेफर डूइंग अ कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी और एमआर, ताकि लोकल एब्लेशन से पहले हम उसकी वैस्कुलैरिटी और वो सब जज कर लें कि आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। इमेजिंग का टाइम शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ, कि आपने जब इमेजिंग की उसी महीने आपको आइडियली कर देना है प्रोसीजर। ठीक है, और अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, सो हम जब प्रोसीजर करते हैं तो उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। सो व्हाट डिड दे से कि आपने जो भी मोडालिटी पहले यूज की थी लीजन को लोकलाइज करने के लिए, लेट्स से अगर आपने सीटी यूज किया था या एमआर यूज किया था, तो आप उसको कंबाइन करिए, आप अल्ट्रासाउंड सीटी कंबाइन करिए फॉर इंक्रीजिंग योर डिटेक्शन रेट एज वेल एज सक्सेस रेट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सीटी या एमआर से एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करते हैं, उस 3 डायमेंशनल इमेज के साथ अल्ट्रासाउंड प्रोब यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ these combination agents they are able to do this ablation. What other thing are they using? They are using agents. So there are 2 kinds of agents. One is a Kupfer agent that is used only for liver cells. The other one is a simple blood agent जो कि blood supply दिखाएगा। तो they say that Kupfer agent use करने से वो liver cells better दिखते हैं। ठीक है, now preparation कैसे करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये वाले प्रोसीजर्स जो होते हैं वो क्लीन में आते हैं, क्लीन सर्जरीज में आते हैं, तो इनमें यूजुअली इन्फेक्शन रेट्स नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर दोज पेशेंट्स जिनमें आपने पहले ड्रेनेज प्रोसीजर्स कर रखे हो किसी तरह के, स्फिंक्टरोटमी कर रखी हो, कोलैंजियोजेनोस्टोमी कर रखी हो, उनमें अब्लेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो अदरवाइज पेशेंट्स हु आर गोइंग सिंपल अब्लेशन यू शुड गिव 2 days बिफोर एंड आफ्टर एंटीबायोटिक। लेकिन अगर किसी भी तरह का आपने ड्रेनेज प्रोसीजर किया है, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एटलीस्ट फॉर 10 days। एजेंट्स आप मोस्टली सेफालोस्पोरिन यूज करते हैं। ये है प्री ऑप के वो।
दूसरी चीज, पहली चीज थी एंटीबायोटिक, दूसरी चीज थी एंटीप्लेटलेट एजेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स। अब ये ना थोड़ा वो है, दे डोंट हैव डेफिनेट गाइडलाइंस फॉर दिस। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने उस हिसाब से देख लीजिए दैट इफ यू थिंक दैट रीएम्बोलाइजेशन का चांसेस कम है तो एंटीकोएगुलेशन आप कम टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करिए, और अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है जल्दी जल्दी एम्बोलेंस बना लेगा तो आप कम टाइम के लिए कंटिन्यू करिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हो। फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ एफएफपीज, ये किस में है? बेसिकली सीएलडी वाले पेशेंट्स में, क्योंकि सीएलडी वाले पेशेंट्स दे आर सेइंग आर मोर प्रोन टू ब्लीडिंग। हाउएवर दे से कि लिवर सिरोटिक पेशेंट्स अपने आप में इक्विलिब्रियम बना लेते हैं कि उनमें एंटीकोएगुलेंट्स और प्रोकोएगुलेंट्स दोनों बराबर बराबर डिक्रीज होते हैं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग स्टैंडिंग सीएलडी वाले होम्योस्टेसिस बना लेते हैं। पर फिर भी उन्होंने ऐसा गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर आईएनआर 2.5 से नीचे नहीं है, प्लेटलेट काउंट 30,000 से ऊपर है और फिब्रिनोजन 100 से ऊपर है, तभी आपको प्रोसीड करना चाहिए। सो आईएनआर लेस देन 2.5, प्लेटलेट काउंट मोर देन 30,000 एंड फिब्रिनोजन लेवल मोर देन 100, ये हमारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि अगर ये नहीं है तो आप ट्रांसफ्यूज करो। ठीक है, नाउ दिस वाज प्री ऑप में हमने पढ़ा एंटीबायोटिक, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स एंड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब प्रोसीजर में इमेज गाइडेंस करेंगे, वो हमें पता है कि ये हमने पढ़ा था रियल टाइम एज वेल एज हम अल्ट्रासाउंड प्लस सीटी यानी कॉम्बिनेशन एजेंट प्लानिंग के लिए भी यूज करते हैं और रियल टाइम भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सो अल्ट्रासाउंड जो है कई बार डिस्टिंग्विश करने में हेल्प नहीं करता लिवर पैरेन्काइमा एज कम्पेयर टू आसपास की हो, तो सीटी और दोनों का कॉम्बिनेशन कैन हेल्प। यही मैं आपको बोल रही थी फ्यूजन टेक्निक में वो क्या करते हैं, 3D वॉल्यूम और वो एरिया बनाते हैं, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड प्रोब भी आप ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है, दिस एंसिलरी टेक्निक विल हेल्प इन बेटर जजमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, तो इससे आप अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। कॉन्ट्रास्ट इनहांस अल्ट्रासाउंड, वही कपल एजेंट्स आप यूज कर सकते हो, वो लिवर सेल्स में रहते हैं तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा लिवर पैरेन्काइमा में, जिससे आप अच्छे से प्रोसीड कर सकोगे। और क्या करेंगे, आर्टिफिशियल एसाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन डाल सकते हो, जैसे कि ये फोटो में देखेंगे। जैसे अगर आपको लग रहा है डायफ्राम को बिल्कुल अबट करता हुआ है तो आप आर्टिफिशियल एसाइटिस बना सकते हो जिससे वो डायफ्राम से थोड़ा अलग हो जाए, एंड नाउ यू कैन प्रोसीड। तो इस आर्टिफिशियल एसाइटिस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मोस्टली आप डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हो टू क्रिएट दिस आर्टिफिशियल एसाइटिस। फिर एनेस्थीसिया, यूजुअली एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्यों? बिकॉज नर्व बंडल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड लिवर कैप्सूल्स एंड पोर्टल ट्रायड, तो एलए एंड आईवी सेडेशन दोनों यूज करते हैं। पेन रिलेटेड ब्राडिकार्डिया साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ यूज क्या करना है, आरएफए, माइक्रोवेव या क्रायो, तीनों में से क्या बेटर है? सो दे से डिपेंडिंग ऑन आपका लीजन कैसा है, आप आरएफए, माइक्रोवेव, क्रायो तीनों में से कुछ यूज कर सकते हो। तो यूजुअली हर जगह जो है आरएफए यूज होता है, क्योंकि आरएफए बहुत इजीली अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट आरएफए, माइक्रोवेव और क्रायो के तीनों के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस और अब्लेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी आरएफए की सबसे ज्यादा है। ठीक है, माइक्रोवेव ऑन दी अदर साइड, ठीक है, उसमें आप लार्जर एरिया अब्लेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका हीट सिंक इफेक्ट कम होता है, क्योंकि आरएफए क्या कर रहा है, आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स को अब वो कर रहा था, एजिटेट करके अब्लेशन कर रहा था। सो विद माइक्रोवेव यू कैन अब्लेट लार्जर एरियाज, ठीक है, विद लेस ऑफ हीट सिंक इफेक्ट। क्रायोअब्लेशन ऑन दी अदर हैंड causes less pain and damage to adjacent organs, क्योंकि वो अब्लेशन नहीं कर रहा, वो टेम्परेचर कम कर रहा है। सो मोटा मोटा हमारे पास अब्लेटिव टेक्निक्स 3 है, आरएफए, माइक्रोवेव, क्रायो। ठीक है, उनमें से आरएफए का हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। माइक्रोवेव लार्जर लीजन्स के लिए यूज हो सकता है विद लेस हीट सिंक इफेक्ट, और क्रायो जो है वो अब्लेटिव आसपास के एरियाज को कम डैमेज करता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द लीजन टू लीजन हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर आसपास कोई डैमेजिंग एरिया ज्यादा लग रहा है तो वी कैन यूज क्रायो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 सेंटीमीटर से बड़ा लीजन है, यू कैन यूज माइक्रोवेव। अदरवाइज सिंपली हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है दैट इज आरएफए। ऑल्सो जब आप अब्लेट करते हो कोई लीजन, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्रैक अब्लेशन। जो जिस ट्रैक से आप घुसे हो उसको अब्लेट करते हुए आओ। ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब सिर्फ लीजन अब्लेट करके बाहर नहीं निकलना, जो ट्रैक आपने यूज किया उसको पूरा अब्लेट करके आओ, क्योंकि उसमें ट्यूमर सीडिंग होती है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, तो आरएफए के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं एंटीना, और क्रायो के लिए यूज करते हैं क्रायो प्रो। तो
तीनों की एनर्जीज अलग अलग है। आरएफए के लिए आप 15 से 17 गेज का इलेक्ट्रोड यूज करते हो, 30 से 200 वॉट यूज करते हो और उसका अब्लेशन रेंज 1 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो आरएफए में टाइम सबसे कम लगता है। तो उन्होंने बोला 2 सेंटीमीटर का लीजन था तो 9.5 मिनट में वो अब्लेट करके उसको बाहर आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप 2 बार अब्लेट करके, अगर आपने आरएफए होते कभी देखा है तो 2 बार अगर आप करते हो पूरा पूरा साइकिल तो उससे 1-2 सेंटीमीटर का लीजन अब्लेट हो जाता है लगभग 9.5 मिनट में। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, एक साथ आप मल्टीपल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। ज्यादा उस मल्टीपल इलेक्ट्रोड होने से क्या होगा, लार्जर अब्लेशन एरिया पर यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, फिर माइक्रोवेव में क्या है, इसमें आरएफए में 15 से 17 गेज का था, माइक्रोवेव में तब 13 से 15 यूज होता है। इसमें 200 तक जाते थे, इसमें 60 से 100 तक जाते हैं वॉट तक। इसमें अब्लेशन टाइम उससे कम लगता है, इसमें उसमें 9 मिनट लग रहा था, इसमें 5.5 मिनट लगता है। क्रायो ऑन दी अदर हैंड सबसे ज्यादा स्लो है, क्यों? क्योंकि क्रायो में फ्रीज थॉ साइकिल यूज होता है, तो एटलीस्ट 2 फ्रीज थॉ साइकिल यूज कर रहे थे वो। और उन्होंने बोला एक सिंगल 2 सेंटीमीटर लीजन में आधा घंटा लगता है होने में। ठीक है, ये हुआ प्रोसीजर करने का। प्रोसीजर के बाद पोस्ट प्रोसीजर क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर में यू शुड फॉलो अ स्विफ्ट पोस्ट प्रोसीजर इमेजिंग इवैल्यूएशन। ये क्यों करना है, क्योंकि पहली बात तो क्या यूज करना है पोस्ट प्रोसीजर के लिए, सीटी यूज करना है। ठीक है, तो सीटी में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सक्सेसफुली अब्लेट कर दिया है, तो आपको ये दिखना चाहिए, ट्यूमर के आसपास एक पूरा अब्लेटिव जोन दिखना चाहिए। ठीक है, तो यू एज लॉन्ग एज यू आर सीइंग दिस अब्लेटिव जोन, ठीक है, तो यू डिफाइंड इट टेक्निकल सक्सेस। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है ये सेफ्टी मार्जिन जो है, अगर आपने सेफ्टी मार्जिन अचीव कर ली है, सो दे से कि अगर आपने एक दिन में 5 mm की सेफ्टी मार्जिन अचीव नहीं की है, ठीक है, तो डिस्पाइट आपका ट्यूमर अगर फुली कवर्ड है सेफ्टी मार्जिन से, लेकिन वो सेफ्टी मार्जिन अगर 5 mm की नहीं है, यू माइट नीड अ रिपीट सेशन द सेम डे। ठीक है, सो you want to do a swift post procedure imaging, you want to see this ablative zone, that ablative zone should be at least of 5 mm, if not repeat the procedure on the same day. Okay, how would this safety margin look like? This will look like a bland like enhancement in the surrounding parenchyma. ठीक है, और इससे वो आपको लिवर पैरेन्काइमा से डिस्टिंग्विश करना होता है। ठीक है, नाउ पोस्ट एब्लेशन सिंड्रोम क्या होता है, आपको पोस्ट एब्लेशन सिंड्रोम को एब्लेशन सिंड्रोम around 5%. Okay. तो पोस्ट एब्लेशन सिंड्रोम में नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड एब्डोमिनल पेन, शोल्डर पेन, माइल्ड फीवर, जो कि 24 to 48 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है। वर्सेस कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकता है, डैमेज टू नियर बाय ऑर्गन्स हो सकता है। तो यू हैव टू कीप इमेजिंग एंड कीप असेसिंग द पेशेंट कि ये पोस्ट एब्लेशन सिंड्रोम है या आप कोई कॉम्प्लिकेशन करके आए हो। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करके आ सकते हो, लिवर एब्सेस वो ज्यादा होगा अगर कोई पोस्ट ड्रेनेज प्रोसीजर वाला पेशेंट है, तो हीमोपेरिटोनियम, हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, इंटेस्टिनल परफोरेशन, बिलियोमा, हेपेटिक इन्फार्क्ट, ये सब हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा अब्लेटिव प्रोसीजर यूज किया था, तीनों में बराबर बराबर हो सकते हैं। ठीक है, फिर फॉलो अप कैसे करोगे, जो भी आपने यूज किया था सीटी एमआर उसी को यूज करोगे वापस, ब्लड टेस्ट डिटरमाइन करोगे, ट्यूमर मार्कर्स करोगे। फॉलो अप इंटरवल क्या होता है, पहले साल में हर 2 से 6 महीने बुलाना है, उसके बाद फिर एवरी 2 साल के बाद आपके जो फॉलो अप इंटरवल्स है वो कम ज्यादा होते जाते हैं। एंड रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, एवरी टाइम यू विल डू द सेम इमेजिंग विद द ट्यूमर मार्कर्स। तो हाउ विल यू से दैट ऑन इमेजिंग द ट्यूमर हैज प्रोग्रेस्ड, तो इसमें क्या था, जो आपका अब्लेटिव यानी सेफ्टी जोन आया था उसके आसपास अगर आपको ट्यूमर दिखने लग गया फिर से, ठीक है, सो दैट मींस द ट्यूमर हैज प्रोग्रेस्ड नाउ। ठीक है, फिर ये एक और उससे मैंने देखा था एक और पेपर से, तो उन्होंने बोला था कि लोकल रेकरेंस रेट कितने हो सकते हैं, लोकल रेकरेंस रेट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 3% टू 27% एट 5 इयर्स। प्रिडिक्टर क्या है इस लोकल रेकरेंस का, कितने नोड्यूल है, कितना बड़ा था, एएफपी लेवल बेसलाइन कितना था, और क्या आपने पहली बार अब्लेटिव मार्जिन 5 mm के ऊपर दे पाए थे या नहीं दे पाए थे। ठीक है, हाउएवर दिस लोकल रेकरेंस डज नॉट इम्पैक्ट ओवरऑल सर्वाइवल। ठीक है, फिर इंट्राहेपेटिक डिस्टेंट रिकरेंस बहुत कॉमन है,
ठीक है, वो 68 to 74% इंट्राहेपेटिक डिस्टेंट रिकरेंस हो सकता है। ये अगर आया तो इट इज एसोसिएटेड विद अ पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, सो यू कैन हैव रेकरेंस एट द सेम साइट, उसके डिटरमिनेंट्स ये हैं। यू कैन हैव डिस्टेंट रेकरेंसेस आल्सो। सर्वाइवल आउटकम क्या है उसका? इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अर्ली स्टेज अनरिसेक्टेबल एचसीसी, इट हैज गुड प्रोग्नोसिस, 1 ईयर 87, 3 ईयर 60, 5 ईयर 42। ठीक है, प्रिडिक्टर्स फिर वही होंगे कि इनिशियल चाइल्ड प्यूक स्कोर क्या था, पहला रिस्पांस क्या था, ट्यूमर बर्डन कितना था, रेकरेंस हुआ था या नहीं हुआ था, और रेकरेंस हुआ था तो लोकल रेकरेंस हुआ था या फिर इंट्राहेपेटिक डिस्टेंस रेकरेंस हुआ था। फिर एनीवेज दे सेड कि लिवर रिसेक्शन में हमेशा आपके सक्सेस रेट ज्यादा थे। ठीक है, so obviously surgery will have better DFS and better OS, but whenever you're not able to do surgery, RFA is a good option. एडवर्स इवेंट्स हमने पढ़ाए। ठीक है, फिर प्री ट्रांसप्लांट सेटिंग्स में हमने बोला कि यू कैन यूज इट एज अ ब्रिज थेरेपी, डाउन स्टेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन अचीव व्हेनेवर यू आर यूजिंग इट एज अ डाउन स्टेजिंग प्रोसीजर, यू कैन गेट अ पीसीआर अप टू 47 to 75%। ठीक है, फिर कुछ नए मेथड्स जो यूज हुए अदर देन आरएफए, क्रायो एंड माइक्रोवेव आर परक्यूटेनियस एथेनॉल इंजेक्शन, ठीक है, एंड हाइफू। तो परक्यूटेनियस एथेनॉल इंजेक्शन में आप सिर्फ बहुत छोटे ट्यूमर्स के लिए यूज कर सकते हो, यू कांट यूज इट for similar instances as of RFA। तो these are used for very very small tumors। ठीक है, तो उसमें ठीक है, तो एथेनॉल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर वेरी वेरी स्मॉल ट्यूमर्स। हाइफू क्या है? हाइफू आर नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये सेफ है, लेस इन्वेजिव है, और जो कि एडवांस्ड चाइल्ड सी पेशेंट्स हैं जिनमें आप ये सारे आरएफए माइक्रोवेव यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैनुलेट करना पड़ेगा, ब्लीडिंग का चांस ज्यादा होता है, तो चाइल्ड प्यूक सी में आप हाइफू यूज कर सकते हो। ठीक है, हाइफू की प्रॉब्लम क्या है? रिब केज, ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज कर रहे हैं तो बीच में रिब केज आएगा तो शैडोइंग हो सकती है, प्रोसीजर टाइम ज्यादा लग सकता है। तो हाइफू अभी एज ऑफ नाउ क्यूरेटिव नहीं, पैलिएटिव की तरह या ब्रिजिंग थेरेपी की तरह यूज हो सकता है। और क्या यूज करते हैं? लेजर एब्लेशन यूज करते हैं, इसमें कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लेजर लाइट यूज करते हैं। इसमें आरएफए से छोटे ट्यूमर्स यूज किए जाते हैं, तो आरएफए में 3 सेंटीमीटर जितने, इसमें छोटे ट्यूमर्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस लिमिटेड है। क्रायो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यही था। एडजुवेंट थेरेपी इन पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, इसमें क्या है, रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर में इनिशियली वी यूज्ड टू रिसेक्ट, उसके बाद थेरेपी 2 पहले नहीं देते थे, तो उसमें मालूम चला सर्वाइवल इज ओनली 10%, तो उसको इंक्रीज करने के चक्कर में व्हाट दे डिसाइडेड कि लेट अस रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर में एडजुवेंट थेरेपी क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सैबिस्टन का डायग्राम है, टेबल है, ये सब तुम कर सकते हो। इसमें से एक एक ट्रायल पढ़ेंगे, तो ये वाले पेज में जो ट्रायल्स लिखे हैं ना, वो सारे कीमो रेडियोथेरेपी के ट्रायल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले पेजेस में वो सारे कीमो के ट्रायल्स हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनिशियली वो लोग ने ऑब्जर्वेशन के बाद जब इन ऑर्डर टू इंक्रीज ओवरऑल सर्वाइवल, दे बिगैन विद कीमो प्लस रेडिएशन बोथ, देन दे रियलाइज दैट द रेडिएशन हैज नो वैल्यू, इट इज probably detrimental or at least it has no value, तो कीमोथेरेपी के ऊपर बाकी के सारे ट्रायल्स है। तो सारे के सारे इनिशियल ट्रायल्स वर ऑन कीमो रेडियोथेरेपी, देन we had the next generation of trials which were on chemotherapy only, then we came to कौन सा कीमो का ड्रग पहले चूज करना, ज्यादा अच्छा चूज करना। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो 2 ट्रायल्स हैं ये सब कीमोथेरेपी वाले हैं। ठीक है, जीआई ग्रुप ने क्या बोला, एडजुवेंट कीमो रेडिएशन विद 5FU and 40 gray radiation improves survival compared to observation। तो हिस्टोरिकली यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, उसके साथ कंपेयर करो तो CRT is improved। एस्पैक ने क्या बोला कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी इंप्रूव सर्वाइवल, कीमो रेडिएशन इज डिलीटेरियस। बस, तो यहाँ पे खत्म हो गया रेडिएशन, उसके बाद के सारे ट्रायल्स कीमो के ऊपर है। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रायल वो GI ट्यूमर स्टडी ग्रुप, उसने बोला कि एडजुवेंट CRT इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन। इसने CRT में क्या दिया, मतलब उसने थेरेपी में क्या दिया, 40 ग्रे रेडिएशन दिया 2 हफ्ते का, दैट इज 20 + 20, साथ में 5FU दिया, एंड और उसके बाद 2 ईयर का मेंटेनेंस 5FU दिया। तो उसने बोला कि जिनको हमने ये पूरा थेरेपी दिया दैट वाज बेटर देन ऑब्जर्वेशन, उसको सर्वाइवल डिफरेंस मिला व्हिच वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। विद ऑब्जर्वेशन सर्वाइवल ऑफ पैंक्रियाज वाज 10%।
5-year OS was approximately 10%. तो उसको इंक्रीज करने के चक्कर में ये सारे ट्रायल्स हुए, ये GIT ग्रुप ने बोला। इसके बाद आया EORTC ने बोला कि मैं एडजुवेंट CRT दूंगा पर मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो इस बंदे को ओवरऑल सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं मिला, ठीक है। तो इसने बोला एडजुवेंट CRT वर्सेस ऑब्जर्वेशन, नो 5FU बेनिफिट, दे डिड नॉट फाइंड एन ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट, दिस वाज अ नेगेटिव ट्रायल, इसको भूल जाए तो भी चलेगा। पॉइंट ये है कि GIT ग्रुप ने बोला 40 ग्रे विथ रेडिएशन एंड 2 ईयर ऑफ मेंटेनेंस, सो दिस वाज बेटर देन ऑब्जर्वेशन। देन कम टू SPAC 1, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना, ये GIT था फिर SPAC था, तो ये दोनों ही याद रखो। तो SPAC 1 में उसने क्या बोला, SPAC वाज यूरोपियन ट्रायल, उसने 4 आर्म्स कंपेयर कर दी। उसने बोला ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज हिस्टोरिकल, मतलब व्हिच वाज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अप टिल नाउ। फिर उसने बोला मैं CRT देता हूँ जैसा इसने दिया था, GIT ग्रुप ने दिया था। फिर उसने बोला मैं सिर्फ कीमो देता हूँ, ठीक है, बिकॉज यूरोपियंस आर नॉट इन फेवर ऑफ रेडिएशन अ लॉट, तो उसने बोला मैं सिर्फ कीमो देता। एंड लास्ट आर्म उसने लगा कंसोलिडेशन का, इसी को बोलते हैं ना कंसोलिडेशन, कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय कीमो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन versus 3 experimental arms. The experimental arms were, one was like GIT group, that is chemo radiation followed by maintenance chemo. One was just chemo radiation and the other one was just chemo. तो धीरे धीरे उसने एक एक चीज कम कर दी और ये चारों को कंपेयर किया। तो इसने 2 रिजल्ट निकाले। एक उसने बोला कि ऑब्जर्वेशन वर्सेस रेस्ट, कीमो वर्सेस नो कीमो, ये तीनों में कीमो दिया है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखो तो कीमो का फायदा था 20 मंथ्स वर्सेस 15 मंथ्स, ठीक है। और एक सेकंड, और दूसरा उसने कंपेयर किया यहाँ पे कि इसमें तो फायदा था, अपन ने देख लिया। अभी इसी ग्रुप को उसने सब डिवाइड किया, कीमो रेडिएशन वर्सेस नो रेडिएशन। तो उसमें उसने बोला कि नो कीमो रेडिएशन में फायदा ज्यादा दिख रहा था, कीमो रेडिएशन में फायदा कम दिख रहा था, ठीक है। सो ही सेड रेडिएशन इज प्रोबेबली डेट्रीमेंटल, ठीक है। तो SPAC ने क्या किया, अब 2 ही ट्रायल याद रखो, GIT ग्रुप का ट्रायल, GIT स्टडी ग्रुप, उसने फर्स्ट ट्रायल उसने ऑब्जर्वेशन वर्सेस एडजुवेंट ट्रीटमेंट, उसने एडजुवेंट ट्रीटमेंट क्या दिया, कीमो प्लस रेडिएशन। तो उसने बोला इसको देख, कीमो प्लस रेडिएशन प्लस 2 ईयर ऑफ मेंटेनेंस 5FU, तो उसने बोला ये ट्रीटमेंट से ओवरऑल सर्वाइवल इंक्रीज होता है। फिर SPAC आया, यूरोपियन ट्रायल, उसने बोला कि मैं ऑब्जर्वेशन वर्सेस एक्सपेरिमेंटल आर्म करता हूँ। एक्सपेरिमेंटल आर्म में उसने पहला आर्म रखा GIT ग्रुप की तरह, कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय कीमो मेंटेनेंस। दूसरा आर्म उसने रखा, उसमें से एक ट्रीटमेंट कम कर दिया तो ओनली कीमो रेडिएशन। तीसरा आर्म उसने रखा, उसमें से रेडिएशन भी हटा दिया तो ओनली कीमो। तो दीज 3 एक्सपेरिमेंटल आर्म्स वर्सेस ऑब्जर्वेशन। तो उसके ऑब्जर्वेशन भी बड़े अच्छे थे। एक यहाँ पे आ गया कि ऑब्जर्वेशन वर्सेस सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी, this was better. Chemo versus no chemo, chemo had an overall survival benefit which was significant. दूसरा उसने लिख दिया कि चलो ठीक है, ये वाले ग्रुप के अंदर भी डिवाइड कर दो, जहाँ पे रेडिएशन है कीमो के साथ और जहाँ पे रेडिएशन नहीं है। तो उसने बोला कि इसका सर्वाइवल वाज 17.9 मंथ्स, इसका नहीं, इसका सर्वाइवल वाज 17.9, इसका 15.9, एंड दिस वाज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो उसने बोला कि रेडिएशन इज प्रोबेबली डिलीटेरियस and chemo is only chemo should be the ideal adjuvant therapy in a resected pancreatic case, ठीक है। तो ये 2 ट्रायल। तीसरा यहाँ पे दिया है RTOG 9704। RTOG ने क्या बोला, gemcitabine before and after 5FU based CRT provides similar OS compared with 5FU but with significant less toxicity, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, देख GIT ग्रुप ने जो पहला ट्रायल दिया उसमें उसने 5FU यूज किया, SPAC ने जो CRT यूज किया उसमें भी कीमो वाज 5FU, रेडिएशन के साथ भी उन्होंने जो कीमो रेडिएशन दिया उसमें भी 5FU ही दिया वो लोग ने। तो अभी RTOG ने बोला कि 5FU बहुत टॉक्सिक रेजिमेन है, तो इसके अलावा हम कुछ और दे सकते हैं क्या। तो इसने बोला, इसका ट्रायल बहुत सिंपल था, इसने पेरी ऑपरेटिव कीमो रेडियोथेरेपी के साथ कंपेयर किया जेमसिटाबिन वर्सेस 5FU को, बस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, हाँ। सो systemic 5FU or gemcitabine for 3 weeks, that is 1 cycle, before and for 12 weeks after
5FU बेस्ड CRT। तो एक साइकिल उसने 5FU ऑब्लिक 5FU वर्सेस जेमसिटाबिन का, मतलब ये दो ग्रुप थे 5FU जेमसिटाबिन। तो एक साइकिल प्री ऑपरेटिव कीमो, फिर रेडिएशन विद कीमो, उसमें उसने 5FU दिया, 5FU प्लस रेडिएशन फॉलोड बाय 12 साइकिल्स ऑफ कीमो, उसमें भी अगेन 5FU या फिर जेमसिटाबिन। तो ये दो आर्म थे, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। तो उसने बोला कि जेमसिटाबिन इज इक्विवेलेंट टू 5FU but gemcitabine has significantly lesser amount of toxicity. So in patients we can actually prefer gemcitabine, that will be better than 5FU and it will not, and it has the same efficacy as 5FU. तो ये आरटीओजी ने बोला। तो इसके बाद के जो ट्रायल्स थे दैट इज एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ये वाले पेज पे आपने इतना देख लिया कि रेडिएशन हो सके तो नहीं देना है, एंड रेडिएशन एंड जो कीमो दे रहे हो उसमें 5FU इज नॉट द स्टैंडर्ड, उससे अच्छा जेमसिटाबिन। तो अभी ये वाले पेज के बाद यू कम टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रायल्स, वहां पे सारे के सारे ट्रायल्स ने जेमसिटाबिन को एज अ बेस माना है। ठीक है, सो फर्स्ट केम एडजुवेंट कीमोथेरेपी टर्न, फर्स्ट केम कॉन्को 1। कॉन्को 1 ने क्या बोला कि अपन ने ऊपर जीआईटी ग्रुप में ऑब्जर्वेशन वर्सेस एडजुवेंट सीआरटी किया था, एसपैक में अपन ने ऑब्जर्वेशन वर्सेस सम फॉर्म ऑफ रेडिए किया था, उसमें भी देख कीमो वाज बेटर देन नो कीमो, सो कीमो वाज 5FU बेस्ड। आरटीओजी ने बोला 5FU एंड जेमसिटाबिन सेम है। तो कॉन्को ने क्या बोला, ठीक है अब मैं जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन करता हूँ। आपने ऑब्जर्वेशन के साथ 5FU कंपेयर कर लिया, 5FU बेस्ड सीआरटी कंपेयर कर लिया, आपने 5FU और जेमसिटाबिन को सेम बोल दिया। तो अभी तक जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था ना, तो मैंने जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन कंपेयर किया। प्राइमरी एंड पॉइंट डीएफएस, सेकेंडरी एंड पॉइंट ओएस दोनों सिग्निफिकेंट थे। तो जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन, जेमसिटाबिन वाज सिग्निफिकेंट। ठीक है, पी वैल्यू 0.06 थोड़ा कम था बट सिग्निफिकेंट आया। फिर आया एसपैक। एसपैक 1 क्या था जो अपन ने ऊपर पढ़ा, एसपैक 1 वाज ऑब्जर्वेशन वर्सेस CRT followed by maintenance chemo, only CRT, only chemo। ठीक है, तो एसपैक 3 ने क्या किया, उसने जेमसिटाबिन को कंपेयर किया विद 5FU। ठीक है, एसपैक 1 का रिजल्ट क्या था, कीमो इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन एंड रेडिएशन इज हार्मफुल, पर उसने सारा का सारा कीमो जो लिया था वो 5FU लिया था। तो एसपैक 3 ने 5FU के साथ जेमसिटाबिन को हेड ऑन कंपैरिजन किया इन एडजुवेंट सेटिंग। आरटीओजी ने क्या किया था, पेरी ऑपरेटिव कीमो रेडियोथेरेपी विद कीमो का कंपैरिजन था। तो उसमें 5FU बेस्ड रेडिएशन था एंड पहले और बाद में 5FU बेस्ड कीमो और जेमसिटाबिन बेस्ड कीमो, ये कंपेयर किया था। एसपैक ने अपने आप को ट्रू लिया। एसपैक ने बोला कि एसपैक 1 ने एस्टैब्लिश कर दिया कि कीमो इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन एंड 5FU शुड बी द कीमो, दैट इज व्हाट वी हैड कंपेयर्ड। तो एसपैक 3 ने बोला मैं 5FU को हेड ऑन कंपैरिजन करूंगा जेमसिटाबिन के साथ, और रेडिएशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि मैंने ही प्रूव किया कि रेडिएशन गलत है। तो एसपैक 3 ने हेड ऑन कंपैरिजन किया जेमसिटाबिन वर्सेस 5FU। उसने देखा कि मीडियन OS एंड PFS दोनों इक्विवेलेंट थे, which was established by RTOG also, कि gemcitabine is equal to 5FU and adverse events gemcitabine के कम थे, which was also established by RTOG। तो इसने बोला कि मैं एडजुवेंट सेटिंग के अंदर हेड ऑन जेमसिटाबिन वर्सेस 5FU देता हूँ। तो जेमसिटाबिन और 5FU दोनों सेम है, ये मैंने 1 में प्रूव किया था, अब मैं 3 के अंदर ये इक्वल बता रहा हूँ और साथ में एडवर्स इवेंट कम बता रहा हूँ। तो इसने बोला ये बेटर है, जेमसिटाबिन adjuvant therapy is better than 5FU adjuvant therapy। फिर आया एसपैक 4। एसपैक 4 ने बोला ठीक है, 1 में मैंने बोला कीमो इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन, RT इज बैड। 2 में मैंने बोला जेम इज इक्वल टू 5FU इन एफिकेसी एंड बेटर इन टॉक्सिसिटी। तो 3 में बोलता है कि ठीक है मैं जेम को कंपेयर करता हूँ जेम प्लस 1 मोर ड्रग से, मतलब डबल थेरेपी वर्सेस सिंगल थेरेपी एडजुवेंट सेटिंग। तो उसने 4 में क्या किया, जेमसिटाबिन वर्सेस जेम प्लस कैपेसिटाबिन। अगेन दिस वाज बेटर बट ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी वाज अ लिटिल मोर क्योंकि यू हैव 2 ड्रग्स, तो दिस वाज बेटर। तो उसने बोला अगर पेशेंट टॉलरेट करता है तो 2 ड्रग रेजिमेन इज बेटर देन 1 ड्रग रेजिमेन। अभी इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी कि एसपैक 2 कहां गया बाबा, आई हैव नो आइडिया। ना मैंने सर्च करने की कोशिश करी, ना मुझे कहीं पे दिखा, तो मैंने अच्छे से इग्नोरेंस इज ब्लिस मान ना हमें जानना है, चलो ठीक है। बस ये एस्पेक्ट 5 खाली उधर है, एस्पेक्ट 5 आएगा वो बॉर्डर में रिसेक्टेबल, ठीक
ठीक है, अच्छा, क्योंकि मुझे लगा SPAC 1 तूने ने यहाँ पे अचीव कर लिया ना जो उसको करना था, उसने 1 में बोल दिया, 3 में बोल दिया, 4 उसने अचीव कर लिया। अभी SPAC 4 ने ये एस्टैब्लिश कर दिया। अभी तुम्हारे पास आता है प्रोडिश, नहीं एपैक बाद में पढ़ाता हूँ, प्रोडिश 24, ठीक है। SPAC 4 के बाद प्रोडिश 24 याद रखो। प्रोडिश 24 क्या है, उसने SPAC का 2 ड्रग लिया और साथ में फॉल्फिरिनॉक्स डाल दिया, विच इज 4। तो 2 वर्सेस 4 याद रख सकते हो। SPAC के 2 ड्रग, दैट इज जेम प्लस कैप, और प्रोडिश का मॉडिफाइड फॉल्फिरिनॉक्स, तो उसमें 5FU, फोलिनिक एसिड, ऑक्सैलिप्लैटिन। मैंने देखा है कि प्रोड्रिज को ना फॉल्फिरिनॉक्स बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। रेक्टम में भी जो प्रोड्रिज 23 है ना, वो भी एम फॉल्फिरिनॉक्स ही है। या तो SPAC 4 के बाद प्रोडिश 24 याद रखो। 24 में ये प्रोडिश के बहुत सारे ट्रायल्स है ना, रेक्टम में भी हैं, पैंक्रियास में भी हैं, तो हर एक को कुछ ना कुछ करके याद रखना पड़ेगा। ये मुझे आज रियलाइज हुआ कि 24 को कैसे याद रखो, 2 ड्रग वर्सेस 4 ड्रग। 2 ड्रग क्योंकि SPAC के बाद आया, नहीं 2 ड्रग नहीं, सॉरी जेमसिटाबिन नहीं है, सॉरी ऐसे याद नहीं रख सकते, पर ठीक, पर यहाँ पे 4 ड्रग है, 4 ड्रग इज फॉल्फिरिनॉक्स, ठीक है। तो प्रोडिज ने बोला जेमसिटाबिन को कंपेयर किया फॉल्फिरिनॉक्स के साथ, उसने बोला फॉल्फिरिनॉक्स अच्छा है। अभी ये ना मेरे सीनियर को या पता नहीं किसी को तो पूछा था कि प्रोडिज का ये क्या है, या हमारे शायद ओटी के अंदर पूछा था, मुझे याद नहीं है, ट्यूमर बोर्ड के अंदर, पर ये पूछा गया था कि प्रोडिज 24 का साइड इफेक्ट ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। प्रोडिज 24 ने बहुत अच्छे से बोला है कि फॉल्फिरिनॉक्स इज बेटर देन एडजुवेंट जेमसिटाबिन अलोन। टॉक्सिसिटी थोड़ी सी ज्यादा है बट इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर। 55 मंथ्स, जहां पे आपका 5 ईयर सर्वाइवल 10 मंथ्स था, एडजुवेंट जेमसिटाबिन के साथ 15 मंथ्स था, SPAC 4 ने डबल थेरेपी के साथ 28 मंथ्स लेके आया। अभी वो कहता है कि ये मैं 54 मंथ्स कह रहा हूँ, मतलब यू आर ऑलमोस्ट डबल हो गया रे। 28 मंथ्स इज ऑलमोस्ट अ लिटिल मोर देन 2 इयर्स, 54 months is almost double of that, it's almost 5 years। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, प्रोडिस 24 का ड्रॉबैक ये है कि उसने एडजुवेंट का जो रैंडमाइजेशन था, ठीक है, दिस वाज आफ्टर सर्जरी रैंडमाइजेशन किया, तो रैंडमाइजेशन वाले सारे पेशेंट, सारे, नॉट जस्ट दिस गाइस, ऑल द पेशेंट्स हु वर रैंडमाइज्ड वर एक्सीलेंट इन देयर परफॉर्मेंस, बोथ डिसीज वाइज एंड सर्जरी वाइज, ठीक है। तो सर्जरी अच्छा हुआ था, रिकवरी अच्छा हो गया था, परफॉर्मेंस स्टेटस वाज 0 और 1, एंड बायोलॉजी ऑफ द डिसीज वाज आल्सो गुड, क्योंकि उसने बोला कि CA-99 लेस देन 180 चाहिए मेरे को विद इन 21 डेज ऑफ रैंडमाइजेशन। तो मैंने पोस्ट सर्जरी CA1 4 हफ्ते के बाद कीमो चालू किया, 4 हफ्ते में 3 हफ्ते के अंदर ही मेरे को CA-99 लेस देन 180 चाहिए। तो ऑल दीज वर गुड फैक्टर्स, दिस वाज अ हाईली सिलेक्टेड, मतलब वेरी नाइस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनका आपको आउटकम निकालना था। तो ओवरऑल भी देख लो, ओनली एडजुवेंट जेमसिटाबिन हैड अचीव्ड देख ओनली एडजुवेंट जेमसिटाबिन हैड अचीव्ड अ मीडियन सर्वाइवल ऑफ 25 मंथ्स, यहाँ पे उसने 35 मंथ्स देख के आया, ठीक है। सो ओनली जेमसिटाबिन के साथ भी उसका सर्वाइवल ऑलमोस्ट 10 मंथ्स बढ़ गया, और ये भी उसका ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया। तो इतना सारा अच्छा सर्वाइवल क्या एक्चुअली पॉसिबल है? तो इसका एक ड्रॉबैक था विच वी विल नेवर नो कि पॉसिबल है कि नहीं। ड्रॉबैक था कि जो इसने पेशेंट का पॉपुलेशन सिलेक्ट किया वो बहुत ही फेवरेबल कोहोर्ट था, फेवरेबल कोहोर्ट था। तो थोड़ा एडवांटेज उस फेवरेबल कोहोर्ट का भी रहता है कि खाली डिसीज खराब है तो उन केसेस में डिसीज थोड़ा सा शायद लेस अग्रेसिव था, पेशेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था, पेशेंट बहुत मोटिवेटेड था, वो पूरा रिकवर हो चुका था पैंक्रियास की सर्जरी से। तो दिस वाज अ नॉट अ रियल वर्ल्ड डेटा, मतलब यू कैन से कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कोहोर्ट हमेशा नहीं मिलता, तो इसीलिए ये एक ड्रॉबैक था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे, if the patient has a very good performance, adjuvant therapy for resectable pancreatic cancers post resection, chemotherapy naive patients जिनको पहले कीमो नहीं दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस है तो फॉल्फिरिनॉक्स दो प्रोडिश 24 के हिसाब से। बहुत खराब परफॉर्मेंस है तो कुछ तो दे दो, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से तो बेटर है, दैट इज जेमसिटाबिन। एंड अगर दोनों के बीच का है तो 2 ड्रग दे दो। 2 ड्रग कौन से देने हैं? जेम प्लस कैपेसिटाबिन देखा अपन ने बेस्ड ऑन एस्पैक 4,
एंड दूसरा एपैक ट्रायल आया, उसने जेम के साथ नैप पैक ली दिया, वो भी उसने सेम बोला। तो एपैक ट्रायल ये था, जेमसिटाबिन वर्सेस जेम प्लस पैक्लिटैक्सिल। एपैक ट्रायल का खाली प्रॉब्लम ये था, उसका प्राइमरी आउटकम वाज डीएफएस, सेकेंडरी आउटकम वाज ओएस। तो आप देखोगे सेकेंडरी आउटकम में थोड़ा फर्क ज्यादा है डीएफएस से, पर क्योंकि वो प्राइमरी आउटकम उसका पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आया, ज्यादा था बट पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आया, तो ये थोड़ा सा इस ट्रायल का ड्रॉबैक उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रायल का पावर था प्राइमरी आउटकम डीएफएस निकालने का, सेकेंडरी आउटकम वाज ओएस। ओएस बढ़ रहा है बट ये ट्रायल अपने प्राइमरी आउटकम को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा इसका ये ड्रॉबैक है, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा दो ड्रग में एस्पैक का रहता है, which is जेम प्लस कैप। ठीक है, तो अगर परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा है तो फॉल्फिरिनॉक्स, थोड़ा सा गंदा है तो दो ड्रग में जेमसिटाबिन इज द बेस, ये अपन ने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया, उसके साथ या तो कैपेसिटाबिन दो या नैप पैक्लिटैक्सेल दो। और अगर फ्रेल पेशेंट है तो एटलीस्ट कुछ तो दे दो, ऑब्जर्वेशन से फायदा नहीं होता, ऑब्जर्वेशन का सर्वाइवल 10 मंथ्स जितना रहता है और खाली जेमसिटाबिन का भी 15 महीने जितना है। तो दिस इज सिंगल ड्रग। उसके बाद आता है एडजुवेंट थेरेपी इफ एनएससीटी इज फॉलोड बाय पैंक्रियाटेक्टोमी। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग एनालिसिस लिखना है। उसने बोला कि इन पेशेंट्स विद मोर देन 50% डिक्रीज ऑफ CA19-9 एंड और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर मार्कर पोस्ट सर्जरी, एडजुवेंट थेरेपी का बेनिफिट नहीं है। अगर नियो एडजुवेंट थेरेपी किया, फिर सर्जरी किया, फिर कीमोथेरेपी देने के पहले ट्यूमर मार्कर किया, वो अगर लेस देन 50% डिक्लाइन है तो उसके ओवरऑल सर्वाइवल में फर्क पड़ता है अगर आप कीमोथेरेपी देते हो। और क्या कीमोथेरेपी दोगे? जो नियो एडजुवेंट में दिया था वही दोगे, या फिर इन तीनों में से जो आपको देने की इच्छा है वो दोगे। पर अगर आपने पहले ही कीमो दे दिया है तो सर्जरी करने के बाद कीमो का फायदा है या नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द पोस्ट थेरेपी CA19-9, which if उसका जिसका फॉल अगर कम है तो कीमोथेरेपी का फायदा है, जिसका फॉल अच्छा खासा हो रहा है तो कीमोथेरेपी का फायदा नहीं है। ठीक है, सो रिवीजन में ये टेबल याद रखना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। पहले दो ट्रायल्स थे जिसने एडजुवेंट कीमो रेडिएशन, एडजुवेंट थेरेपी, तो उसने थेरेपी क्या दिया? कीमो रेडिएशन दिया विद मेंटेनेंस आईपीयू दिया, उसने बोला ये अच्छा है। एस्पैक ने बोला ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन वर्सेस जो तुमने किया सीआरटी फॉलोड बाय कीमो, या फिर ओनली सीआरटी, या फिर ओनली कीमो, तो उसने बोला कि एनी थेरेपी इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन, एंड उसमें भी उसने डिवाइड किया कि कीमो इज बेटर देन कीमो प्लस रेडिएशन, तो रेडिएशन इज डेट्रीमेंटल। सो दिस वाज 2। उसके बाद तीसरा ट्रायल आया, ये सब में 5FU बेस था। तीसरा ट्रायल आया, उसने बोला कि मैं जेमसिटाबिन दूंगा और कंपेयर करूंगा 5FU के साथ। उसका प्रोटोकॉल क्या था? 1 साइकिल बिफोर सर्जरी, रेडिएशन विथ कीमो, दिस कीमो वाज 5FU फॉलोड बाय रिमेनिंग साइकिल्स। तो उसने बोला जेम वाज बेटर देन 5FU, पहले जेम या 5FU, बाद में जेम या 5FU, बीच में रेडिएशन 5FU बेस दोनों आर्म्स में। तो उसने बोला जेम इज इक्वल टू 5FU फॉर एफिकेसी, बेटर फॉर टॉक्सिसिटी। जेम को उसने पिक्चर में लेके आया। अभी ये हीरो अगर पिक्चर में आ गया है तो उसके बाद का सारा पिक्चर जेमसिटाबिन के ऊपर ही बेस्ड है, उसने ही इज द शो स्टॉपर। तो नाउ वी कम टू कॉन्को 1, एस्पैक 3, एस्पैक 4, प्रोडिस 24। कॉन्को 1 ने बोला ठीक है, हेड ऑन कंपैरिजन अभी तक जेमसिटाबिन का हुआ नहीं है, तो उसने जेमसिटाबिन वर्सेस ऑब्जर्वेशन किया। उसने बोला जेमसिटाबिन इंक्रीज द ओवरऑल सर्वाइवल। एस्पैक 3 आया, एस्पैक 3 को आप याद रखो एस्पैक 1 के बाद वाला। तो एस्पैक 1 ने बोल दिया था कि कीमो वाज बेटर देन ऑब्जर्वेशन, कीमो आरटी वाज डिलीटेरियस एंड द कीमो वाज 5FU बेस्ड। तो इसने बोला ठीक है, मैं अभी हेड ऑन कंपैरिजन करूंगा जेमसिटाबिन वर्सेस कीमो का। तो कोई ऑब्जर्वेशन आर्म नहीं था, सर्जरी फॉलोड बाय जेम और 5FU। तो उसने बोला जेम एंड 5FU आर सेम, जेम इज बेटर फॉर टॉक्सिसिटी। तो नाउ वी आर एस्टैब्लिश कि नया हीरो एक्चुअली काम करता है। फिर एस्पैक 4 आया, एस्पैक 4 ने बोला ठीक है, मैंने एस्टैब्लिश कर दिया जेम इज बेटर देन 5FU, तो अब मैं एस्टैब्लिश करूंगा कि 2 ड्रग वर्सेस 1 ड्रग। तो इसने भी कोई ऑब्जर्वेशन आर्म नहीं रखा, इसने बोला मैंने जेम देना है विद जेम और कंपेयर विद जेम प्लस कैपेसिटाबिन। तो इसने बोला जेम एंड कैपेसिटाबिन इज बेटर फॉर सर्वाइवल, थोड़ा टॉक्सिक है जेम अलोन से बट एटलीस्ट बेटर है। प्रोडिस 24 ने
4 ड्रग लेके आया। उसने बोला ठीक है तुम 2 ड्रग दे रहे हो, मैं 4 दूंगा। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं 4 ड्रग दूंगा। 4 ड्रग कौन से दूंगा? फॉलिनिक एसिड, और ये दिस इज नॉट अ कीमोथेरेपी, दिस इज प्रोटेक्टिव। तो फॉलिनिक एसिड पर एक ड्रग, 5-FU, आयरिनोटिकैन एंड ऑक्सैलिप्लाटिन। उसने बोला मैं ये गंदी वाली रेजिमेंट दूंगा 4 ड्रग की, उसको कंपेयर करूंगा सिर्फ जेमसिटाबिन से। ठीक है, तो ओनली जेमसिटाबिन वर्सेस 4 ड्रग्स। तो उसने बोला दीज 4 ड्रग्स आर बेटर एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्टेटस है, तो आप ये 4 ड्रग्स को दे सकते हो। बट उसका डिसएडवांटेज ट्रायल का एक ही था, द कोहोर्ट वाज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव एंड फेवरेबल, तो इसीलिए ये एक उसका ड्रॉबैक है। तो अच्छा परफॉर्मेंस स्टेटस है तो 4 ड्रग दो, बीच का परफॉर्मेंस स्टेटस है तो 2 ड्रग दो, और एक्सट्रीमली फ्रेल है तो भी पेशेंट को डिनाई मत करो, एक ड्रग तो नक्की दे दो। तो 2 ड्रग कौन से देने हैं? एस्पैक-3 ने बोला वो, या फिर एक एपैक्ट ट्रायल आया था, एपैक्ट ट्रायल ने बोला जेम वर्सेस जेम प्लस पैक्ली। तो दिस इज आल्सो अ 2 ड्रग रेजिम दैट इज बेटर, शोइंग एन ओएस बेनिफिट, बट डीएफएस बेनिफिट उसका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आया, इसलिए ये ट्रायल थोड़ा सा ये नेगेटिव मानते हैं ये लोग, क्योंकि डीएफएस में वो बेनिफिट नहीं दिखा पाया और यही उसका प्राइमरी आउटकम था। तो द स्टडी वाज नॉट एबल टू शो दिस, इसलिए थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, इसलिए वो सेकंड चॉइस रखते हैं। पर अल्टीमेटली 2 ड्रग इज बेटर देन 1 ड्रग एंड ऑल ऑफ दिस इज बेटर देन 4 ड्रग इज बेटर देन ऑल। ये तुम्हारे एडजुवेंट के ट्रायल्स।